Assalamu alaikum. Today we will discuss how to write and present a literature review. As you know, that the literature review is the backbone of the research, and it is very much important to understand what is the theory behind your work and how others have written about the area in which you are studying. Okay, writing. तो लिटरेचर रिव्यू क्या है बुनियादी तौर पर? लिटरेचर रिव्यू समझिए कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जो इससे पहले अगर आर्टिकल जो पब्लिश हुए हैं, जो लिटरेचर पब्लिश हुआ है इन द शेप ऑफ द आर्टिकल, इन द शेप ऑफ द बुक्स, इन द शेप ऑफ द थ्योरीज, इन द शेप ऑफ द एम्पिरिकल रिजल्ट्स, ठीक है, तो उनको आपने समराइज करना है, रिवाइज करना है, तो इसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, बुनियादी तौर पर लिटरेचर रिव्यू के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट के अंदर जो है वो उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आप जो है क्या करते हैं कि अपने जो आर्टिकल, अपने जो वेरिएबल्स हैं अपने फ्रेमवर्क के, उनकी आप उनको उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसको, उसमें आप जो है उन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद डिटेल में कुछ एस्पेक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये एक, आप देखेंगे कोई भी रिव्यू आर्टिकल है बुनियादी तौर पर, तो उसका क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा है कि जो लिटरेचर रिव्यूज हैं, यानी कि कुछ आर्टिकल ऐसे हुए होते हैं जिन्होंने किसी किसी एरिया के ऊपर जो है रिव्यू किया होता है, या आप समझें कि देखिए दो किस्म के बुनियादी तौर पर आर्टिकल हो सकते हैं। एक आर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टडी या ओरिजिनल स्टडी, ठीक है, उसको हम एम्पेरिकल आर्टिकल कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई प्राइमरी डेटा कलेक्ट हुई होती है, या सेकेंडरी डेटा ही सही, मगर कोई ना कोई न्यू डेटा कलेक्ट करके तो उसके ऊपर जो है एक नई जो है वो फाइंडिंग्स अपनी आप बताते हैं, ठीक है, किसी भी एक फ्रेमवर्क के ऊपर या किसी हाइपोथेसिस के ऊपर या एक से ज्यादा हाइपोथेसिस के ऊपर आप जो है वो एक न्यू स्टडी कलेक्ट करके उसकी डेटा और रिजल्ट्स जो है वो शेयर करते हैं। एक आर्टिकल ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल। वो रिव्यू आर्टिकल बुनियादी तौर पर ऐसा है कि जो कोई नई स्टडी कंडक्ट नहीं करता, यानी कोई न्यू डेटा कलेक्ट नहीं करता, बल्कि जो पहले से आर्टिकल्स पब्लिश हुए होते हैं उन आर्टिकल्स को रिव्यू करके और जो है वो उनको समराइज करके, तो वो जो है एक उसके ऊपर जितनी उनकी थीम जनरेट करके बताता है, या उनको समराइज करके जो उनकी लिमिटेशंस हैं या उनकी जो स्ट्रेंथ हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। और अगर कोई फर्दर रिकमेंडेशंस हैं वो बताता है। उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर अब तक किसी एक एरिया के अंदर जो काम हो चुका है वो उसके क्या ट्रेंड्स रहे हैं, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और क्या उसके अंदर उसकी अच्छाई क्या है, और उसमें फर्दर क्या काम है जो रहता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। तो रिव्यू आर्टिकल बुनियादी तौर पर हमें किसी भी मौजू के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का आप समझने के काम दे देते हैं। तो आप अगर अपनी थीसिस के अंदर भी जो लिटरेचर रिव्यू आप लिखते हैं, वो भी एक लिहाज से आप समझें कि आप क्या कर रहे होते हैं उस वक्त। आप कोई जो नई डेटा है उसको तो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते ना, मगर आप अभी तक जो लिटरेचर पब्लिश्ड आपके सामने मौजूद है उसको आप समराइज कर रहे होते हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, और वो भी एक किस्म का समझे कि रिव्यू आर्टिकल ही होता है, ठीक है। क्योंकि उसी के अंदर से आप बाद में अपनी थीसिस के लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर से आप बाद में रिव्यू आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी बुनियादी अगर हम देखें कि क्या उसका मकसद हो सकता है कि उसमें भी एक आमतौर पर रिव्यू जो आर्टिकल है उसका भी स्ट्रक्चर वही होता है सेम, जो कि एक नॉर्मल किसी भी आर्टिकल का हो सकता है या किसी एम्पिरिकल आर्टिकल का भी हो सकता है कि उसका फर्स्टली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पेश किया जाता है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन है, और मेथड है, रिजल्ट है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन और मेथड के दरमियान में आप लिटरेचर रिव्यू भी जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमने कहा कि अगर कोई भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो बुनियादी तौर पर क्या है, पहले तो आप उसका सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन में क्या है, यू हैव टू provide a quick idea of the topic of the literature review, such as the central theme or organizational pattern। लिटरेचर रिव्यू का जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें सिर्फ आप ये बताएंगे कि आप किस मौजू पे ऊपर लिखना चाह रहे हैं और किस अंदाज से लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर कह रहे हैं
कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इवोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द लिटरेचर regarding the evolution of organizational behavior. We will begin from this reviewing the studies which have been published in since 2050 or sorry 1950 जो भी है, जो पीरियड बताते हैं उससे आगे आप बताएंगे जो भी, और उसको आप कहेंगे कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, के लिए हम अपने रिव्यू देंगे, जो स्टडीज हुई के बारे में बताएंगे, जो मेजर आथर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे, और फिर बाद में हम जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, और बाद में हम फ्यूचर जो है वो कोई लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपने इंट्रोडक्शन के एक या दो पैराग्राफ के अंदर जो है आपने बतानी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद बुनियादी तौर पर बॉडी ऑफ द पेपर होता है, जिसमें आप जो है वो जो भी आपके सोर्सेज हैं उसको आप डिस्कस करते हैं, और जो भी आपके फाइंडिंग्स आप उसको पेश करते हैं, और जो थर्ड पार्ट होता है उसमें आप रिकमेंडेशन या कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो आपका काम होगा, उसमें आप जो है अपना पूरा रिव्यू दे, अपनी जो रिकमेंडेशन हैं वो आप दे देते हैं। ये एक रिव्यू आर्टिकल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज का, टाइटल देखें कि रिव्यूइंग लीडरशिप स्टाइल, ओवरलैप एंड नीड फॉर अ न्यू फुल रेंज थ्योरी। 2017 का आर्टिकल है एंडरसन का, ठीक है। और एंडरसन ने काफी रिव्यू आर्टिकल जो है उन्होंने पब्लिश किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हुई, आप देखें कि लाजमी बात है, सबसे पहले जिसका हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट जो है उसका प्रेजेंट क्या होता है, और बाद में जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या कहा, इंट्रोडक्शन में इन्होंने बुनियादी तौर पर जो है वो जो गैप है उसके ऊपर बात की है, कि देखें कि नीड फॉर द कंस्ट्रक्ट क्लैरिटी इन मैनेजमेंट रिसर्च एंड नीड टू create precise and parsimonious categorical distinction between concepts and how to their semantic relationship to other related constructs, ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने एक बात की है कि जो मुख्तलिफ किस्म के लीडरशिप स्टाइल मौजूद है, ठीक है, और लीडरशिप स्टाइल के दरमियान में क्या है कि ओवरलैप है। ओवरलैप तब होता है कि जब एक चीज को या एक फिनोमेना को टैप करने के लिए और या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट मौजूद हों, तो हम उसको कहते हैं ये रिडंडेंसी है या ओवरलैप है, ठीक है। तो हमेशा जो रिसर्च है तो वो हमेशा पार्सिमोनी की बात करते हैं। पार्सिमोनी से मुराद क्या है कि बीइंग वेरी ब्रीफ एंड वेरी कैटेगोरिकल एंड वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। क्या करते हैं कि एक बात अगर आप एक लफ्ज में बता सकते हैं तो उसके लिए जो है पूरे सेंटेंसेस बताना या पूरा पैराग्राफ शो करना, ये जो है वो पार्सिमोनी के जो जो प्रिंसिपल उसके खिलाफ है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मुख्तसरन अंदाज में और जामे बात कर दी जाए, ठीक है। तो ये जो रिडंडेंसी है ये उसको खत्म किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है वो वेरी क्लियर और डिस्टिंक्ट जो है वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने देखा दो या तीन छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो है वो किस तरीके से एक जो पूरा एरिया है जिसमें उन्होंने ओवरलैप की बात की है, उनमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल को बताया, जिसमें उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ रिव्यूज जो पब्लिश हुए लीडरशिप के ऊपर, उन्होंने आप समझें कि काफ़ी स्टडीज ऐसी हैं जो कि एक तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने शुरू किया है अपने जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने को, ठीक है। करते आए हैं, हर लीडरशिप स्टाइल को उसने एक्सप्लेन किया है, और जो है आखिर में देखेंगे आपके वो फिर उसको बात को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, कि वो किस तरीके से इसके अंदर ओवरलैप्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये देखें डिस्कशन, हाँ, ओवरलैप बिटवीन वेरियस स्टाइल्स। हमने कहा था ना कि एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी ऑफ आर्टिकल है, और उसके बाद क्या है, फिर जो है वो डिस्कशन का पोर्शन है, ठीक है। उन्होंने और देखिए डिस्कशन दिया है, और आखिर में फ्यूचर रिकमेंडेशंस या वो चीज़ें दे देंगे। ये देखें दूसरी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिए है, आगे फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस आगे कि आप क्या करते हैं रिव्यू आर्टिकल के अंदर। पहले तो आप थोड़ा सा गैप बताते हैं, उस गैप के बाद आप जो है बताते हैं कि पूरा जो आपके पास जो फाइंडिंग्स हैं या जो लिटरेचर आपके पास मौजूद है वो आप प्रेजेंट करते हैं ऑडियो लिटरेचर में। फिर एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप उसको डिस्कस करते हैं, वो हम कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं।
चीज़ों को बताते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए और क्या उसमें कमी कोताही है, क्या उनमें वीकनेसेस हैं, क्या किस तरीके से उसको खत्म करना चाहिए। फिर आप फर्दर जो है फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप जो है वो बताते हैं कि आगे क्या करना चाहिए या मुख्य रिसर्चर्स को क्या करना है। अगर अपने थीसिस के अंदर जो है वो आगे आप बढ़ रहे हैं तो फिर आप इस यहाँ लिटरेचर रिव्यू के अंदर ही जो है आप अपना गैप जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि जी ये गैप्स थे तो हम उस गैप्स को पूरा करने के लिए ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको अंदाजा हो गया कि लिटरेचर रिव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोडक्शन होता है और बॉडी और फिर डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। समझ में आ गई यहाँ तक? Now we will discuss organization of literature review. How to organize a literature review. We call it a funnel approach. ना funnel approach क्या होती है? funnel में हम देखते हैं we begin from discussing broader topics. Okay, then we start going to be specific, है ना? तो फिर हम उनके सब टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है, और फिर बाद में आप अपनी स्टडी के तरफ जो है वो बात करते हैं। तो अब यहाँ पे पिछले आपने देखा था कि वो क्या करते हैं कि पहले जो है वो एक जो ब्रॉड ओवरव्यू है या वो जो है वो पेश करते हैं कि जो है ब्रॉड एरिया है वो क्या है। ठीक है, अगर जो आपके सामने मैंने आर्टिकल शेयर किया था वो डिस्कस कर रहा था कि जो लीडरशिप स्टाइल के दरमियान में ओवरलैप है वो क्या है। तो उन्होंने ओवरऑल लीडरशिप स्टाइल्स की बात की और ओवरलैप की बात की और बाद में उन्होंने जो डिफरेंट किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स हैं उनके बारे में बात की और फिर आखिर में उन्होंने अपनी जो है वो स्टडी और अपनी जो है फाइंडिंग्स बयान की। तो यहाँ पर भी आप इस तरह बात करते हैं कि अगर आप पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं ब्रॉडर टॉपिक से, फिर उसके फर्दर सब टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और फिर अपनी स्टडी के लिए जो है वो बात करते हैं कि आपकी जो स्टडी है उसमें क्या करना चाह रही है और किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मगर ये है कि जो स्टडीज हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अब देखिए आपके पास अगर किसी भी एरिया के अंदर जब जब आप स्टडीज को मतलब इकट्ठे करेंगे कोई भी एक वेरिएबल के ऊपर, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट की बात करना चाह रहे हैं, जॉब सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं या कमिटमेंट टू चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं या आप किसी लीडरशिप स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं या सेटिंग लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं या आप कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं या आप जो है स्टूडेंट्स की ग्रेजुएट लाइबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं या स्ट्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं या स्लीप प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी भी इश्यूज के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो जब आप उस किस्म के लिटरेचर आप डाउनलोड करेंगे तो काफी सारे आर्टिकल आपके पास आ जाएंगे, 20, 25, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे इशू आएगा कि कौन सी स्टडी को हम पहले रखें, कौन सी स्टडी को बाद में रखें, स्टार्ट कहाँ से पकड़े ना। तो उसके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सिस्टम है जिसकी तरह आप कर सकते हैं। जो बहुत कॉमन है वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, या क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप क्या करते हैं कि सारे आर्टिकल्स को आप एक जगह पर इकट्ठे करते हैं और फिर उनको ईयर वाइज आप बात को लिखना शुरू कर देते हैं। जिस तरह हमने कहा था फैक्ट शीट आपको दिखाई थी, तो फैक्ट शीट के अंदर क्या था कि जो फैक्ट शीट थी उसमें आपने देखा था कि आपने ईयर वाइज जो है वो आर्टिकल्स को इकट्ठे करते जाते हैं। ठीक है, और फिर आप एक तरफ से शुरू हो जाते हैं जो सबसे जो पहले पब्लिश हुए हैं और तो वहां से आप शुरू कर देते हैं। आप 2000 से 2020 के आर्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो 2000 के आर्टिकल जो हम पहले पेश करेंगे, 2001, 2, 3 के, फिर 5 के, इस तरीके से 15 के, फिर इस तरीके से आखिर में 2021 के ऊपर आप आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको हम कहते हैं कि आप जो है बढ़ते हैं, किस तरह बढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं मतलब अपनी स्टडीज के हिसाब से और अपने जो है वो टाइम पीरियड के हिसाब से। मैं एक चीज आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, आप ये देखते हैं, ये आपके सामने एक फोल्डर खुला हुआ है। हम एक नए आर्टिकल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने देखे हैं कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो पहले से ही किसी क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं। ठीक है, और हमने क्या किया है, ईयर वाइज जो है वो रखती है। अगर मैं इस मौजू के ऊपर लिखना शुरू करूंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, 1982 के आर्टिकल को खोलूंगा, यहाँ से जो चीजें होंगी इसकी फाइंडिंग लिखूंगा, फिर 85 वाले की, फिर 91 की, 99 की, 2003, 6, 7 इस तरह। ठीक है, ये
इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर। इसको क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल आर्डर। अगर आप देखेंगे काफी सारी जो पुराने थीसिस थे और वो ऐसे थे कि ये इन्हीं के बारे में जो है वो बात करते थे। और ये हालांकि अप्रोच जो है वो एक लिहाज से मतलब पुरानी हो गई है, मगर अभी भी स्टूडेंट्स के हवाले से आप देखेंगे कि ये जो अप्रोच है वो ज़्यादा बेहतर और कारआमद साबित होती है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाते हैं और सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा आसान आसान लगता है कि जी हम अपना काम जो है वो सही रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा थीम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक चीज़ ये कि किसी भी स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं आप, ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जब आप जो है वो किसी भी स्टडी को देखते हैं तो रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट करने का आपका तरीकेकार क्या होना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें आप। ओके, ये चीज़ से 2009 का है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय रेडीनेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ये डॉक्टर नेमतुल्लाह शाह साहब हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। इस वक्त तो शायद सऊदी अरब में है। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, आप कभी उनसे मिलिएगा, उनको आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इनकी जो थीसिस थी, मुझे लगा था कि इन्होंने जो है वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में अपने डेटा को प्रेजेंट किया है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताऊँ और साथ साथ उन्होंने थीसिस के जो है वो जो समरी समरी है वो भी पेश की है। ठीक है, अब यहाँ देखें, लेकिन उन्होंने पहला डिस्कशन किया एम्प्लॉय रेडनेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे रेडनेस के अगर देखेंगे आप तो जो पुरानी स्टडीज हैं उन्होंने उन्होंने वहाँ से स्टडी किया। ठीक है, रेडनेस के ऊपर उन्होंने आर्मने किसकी 99 की बात की है, फिर जो है 2004 की, 2008 की, इस तरीके से वो आस्ते आस्ते आगे बढ़े हैं। ठीक है, ज़्यादातर मैंने इनकी स्टडीज को देखा कि इन्होंने क्रोनोलॉजिकल आर्डर को भी प्रेजेंट किया है और साथ साथ उन्होंने इस तरीके से जो है वो टेबल्स में भी जो है वो चीज़ें प्रेजेंट की हैं, जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में। और अगर कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए तो वो भी उन्होंने दी है कि जी किस तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या हुआ कि आप एक यानी जो प्रीवियस स्टडीज हैं उनको आप पहले पेश करें और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट स्टडीज हैं उनको बाद में पेश करें। यानी उसमें आप सिर्फ टाइम फ्रेम को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 1997, 93, 95, 96, 97, 8, 98, 99, 2000, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सही है, तो इन्होंने आगे भी प्रेजेंट भी थोड़ी सी इसी तरीके से की है और ये अप्रोच काफ़ी हद तक किसी दौर में रही है। और मगर ये है कि आज मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा ये वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है। ठीक है, क्यों पॉपुलर नहीं है? क्योंकि अभी जो है लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो है क्या नाम है, अभी लोग चाहते हैं कि डिस्कशन मेथड हो। जो हमने दूसरी जो बात की थी, ये मैंने यहाँ मेरी अपनी थीसिस है तो मैंने भी पहले जो एमफिल की थीसिस थी उसके अंदर यही अप्रोच अख्तियार की थी, जिसमें हमने क्या नाम है क्रोनोलॉजिकल आर्डर के अंदर जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। ये देखें, मैंने यहाँ पे इसकी बात की 2007 की, फिर उसके बाद जो है जो बातें की होगी 95 से शुरू किया है। ये देखें, एक एक चीज़ को ऊपर भी आप देखेंगे तो वो स्टडीज जो है हमने कोशिश की थी कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर में ही प्रेजेंट करें। ये देखें 2001 के बाद 2007। हाँ, वो मैं बात कर रहा था कि किसी स्टडी को आपने अगर शो करना है तो किस तरीके से करना है। तो देखें, जब भी आप किसी स्टडी को पढ़ते हैं तो उसके बारे में आप जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये बताएं कि वो स्टडी किसकी थी। ठीक है, ऑथर्स कौन है, फिर सैंपल उन्होंने कहाँ से कलेक्ट किया और फिर उन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थी और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी। ठीक है, ये बात जो है हमने एक सेंटेंस और एक उसके अंदर ही बयान कर देनी है। क्या नाम है, एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर, सिंपल से पैराग्राफ के अंदर ही वो हमने बात कर देनी है। किसी भी स्टडी को अगर आप देखेंगे
तो उन्होंने यह देखे मिसाल के तौर पर recent study of Zhu and Neiman 2014 which implied to 427 respondents from a Korean company enlisted in Fortune 100 companies revealed very interesting results regarding the link between transformation leadership and ascending leadership. ठीक है, study implied canonical correlational analysis to trace the relationship between the two variables. Finding revealed that composite score of transformation leadership and authentic leadership share more than 82% shared variance and thus are strongly and positively related with each other. Transformation leadership have properties of authentic leadership. The study implies that both leadership behaviors are not substitutable, rather are complementary to each other. यहाँ भी देखें कौन कौन सी चीजें हमने बयान की, आथर्स के नाम और ईयर दे दिए और सैंपल के बारे में चीजें दे दी, कहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में भी बात आ गई। अगर हमने जो है वो जो स्टडी के जो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर वो इम्पोर्टेंट है वो भी बात कर दी। फिर हमने उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में बात कर ली कि स्टडी की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यहाँ हमने डिजाइन की बात भी होगी, ऑब्जेक्टिव्स की बात भी होगी। फिर हमने उनकी फाइंडिंग्स के बारे में भी बता दिया, ठीक है। और अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं या कोई गैप उन्होंने बताया है फर्दर तो हम वो भी जिक्र कर लेते हैं। ये एक सिंगल पैराग्राफ जो है आपके लिए एक सिंपल सा जो है वो हो सकता है क्या नाम है एक यार्ड स्टिक के आप अपने लिटरेचर को जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बड़ी सी सिंपल सी बात है, मैं आपको फिर बाद में दिखा भी दूंगा। तो ये हो गई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। जो नेक्स्ट जो बात है वो है थीमेटिक। थीमेटिक क्या है, स्टडी और मतलब दैट ऑर्गेनाइज द लिटरेचर विद रिगार्ड टू डिफरेंट थीम्स, ठीक है। और वो आप देखें उसमें आप उसकी मुख्तलिफ लेवल की जो है वो समराइज करते हैं उनको और उसमें से आप थीम्स जनरेट करते हैं और फिर डिफरेंट थीम्स के ऊपर आप बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम होता है और जो एमफिल और पीएचडी लेवल पे या थोड़ा सा स्कॉलरली वर्क होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गहरा मुशाहिदा और मुताला करना पड़ता है स्टडीज़ का। तो मिसाल के तौर पर एक आर्टिकल के अंदर आप मिसाल क्रिएटिविटी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी के ऊपर आपने लिटरेचर को रिव्यू किया और आपने फिर देखा कि मुख्तलिफ किस्म की थीम्स थी यहाँ पे आपने जनरेट की। आप देखेंगे जब शुरू में जो क्रिएटिविटी थी उसकी डेफिनेशन क्या थी और फिर उस डेफिनेशन में क्या एवोल्यूशन आया। फिर पहले कौन सी चीज़ें थी जो क्रिएटिविटी के एंटीसीडेंट्स कहलाते थे, यानी जो चीज़ें क्रिएटिविटी को डेवलप करती हैं वो जो इनिशियल स्टडीज थी उन्होंने कौन सी चीज़ें की और बाद में उसमें क्या डेवलपमेंट हुई। मिसाल के तौर पर क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं कि क्रिएटिविटी सिंपली जस्ट द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है। तो उसके अंदर जो बात हुई है अगर अमाबाइल ने अगर उसमें ज़्यादा काम किया तो अमाबाइल ने इसीलिए बताया था कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो क्रिएटिविटी को ज़्यादा डेवलप करने के लिए होते हैं, नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और जो एक्सटेंसिव फैक्टर हैं वो डिटर्मिनेंटल हैं। शुरू में उन्होंने कहा कि जो है एक्सटेंसिव फैक्टर्स होंगे वो क्रिएटिविटी को के साथ निगेटिवली रिलेटेड होंगे बल्कि उसको खत्म करने के लिए काफ़ी होंगे, स्केलिच करेंगे। अब यहाँ पे बाद में उन्होंने कहा नहीं जो इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सटेंसिव फैक्टर्स है इनका आपस में एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। अब उन्होंने खुद ही बात की। फिर बाद में कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा नहीं एक्सटेंसिव फैक्टर जो जिस तरह रिवार्ड्स वगैरह हो गए, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर ये है कि आप व्हाई यू आर क्रिएटिव जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी क्रिएटिव ना। कोई बंदा आपको जबरदस्ती क्रिएटिविटी बनाता है बल्कि आप खुद हैं जो कि क्रिएटिव बनना चाहते हैं। ये मोबाइल ने कहा था कि बंदे की इंट्रिंसिक फैक्टर है, खुद का अपना पैशन है, लव है और अपनी जो उसकी इंटरेस्ट है वो उसको क्रिएटिव बनाता है। अगर बाद में कुछ लोग कहते नहीं अगर आप क्रिएटिविटी को रिवार्ड करेंगे यानी अगर आप उसको मोटिवेट करें लोगों को और उसके लिए फिर कुछ मॉनिटरी रिवार्ड रखें तो भी लोग जो है वो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होंगे या क्रिएटिव आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर सोचेंगे। तो पहले मोबाइल ने और जो उसके रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं ये जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं ये क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं करते बल्कि उसको उसके लिए खतरनाक है, मगर बाद में उन्होंने उसको सिनर्जेटिक इफेक्ट को कहा। बाद में कुछ स्टडीज ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉपरली ये कहा कि हम जो है वो एक्सटर्नल रिवार्ड जो है उसके जरिए भी क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू आप समझे कि एक थीम्स आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ अगर आप थीमेटिक पर्सपेक्टिव में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि कौन से लोग हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स को फेवर करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स और क्रिएटिविटी को फेवर करते हैं, कौन से लोग हैं जो एक्सटेंसिव फैक्टर्स और
क्रिएटिविटी के पॉजिटिव लिंक को फेवर करते हैं, और कौन से लोग हैं जो सिनर्जिक इफेक्ट की बात करते हैं, कौन से लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर जो है आप मुख्तलिफ स्टडीज के अंदर बात करेंगे, उसमें आप क्रोनोलॉजिकल आर्डर को जो बाउंड करने के लिए मतलब फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक है। थीम्स की बात करते हैं, समझ आ रही है। ऑर्गेनाइज आपको किस तरह करेंगे, मुख्तलिफ थीम्स के हिसाब से आप ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो तीसरा है मेथड, वो है मेथडोलॉजी का, कि जो डिफरेंट मेथड्स जो है स्टडीज जो है वो शो करते हैं, उनके हिसाब से भी आप लिटरेचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अगर है तो उनके बारे में बात करते हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज ने उनको किस तरह देखा है, क्वांटिटेटिव स्टडीज ने किस तरह देखा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करें, देखिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो डिजाइन हैं, उनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जो सर्वे स्टडीज हैं वो सिंपली परसेप्शंस को शो करती हैं, ओपिनियंस को शो करती हैं, और वो ज्यादातर एक्सपीरियंसेस को जो है वो नहीं कसम, मगर जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हैं वो ज्यादा वैलिड होते हैं, ठीक है। और फिर जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में डेटा कलेक्ट करके आपके सामने पेश करती हैं, मगर जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है वो चीजों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो टेम्पोरल डेवलपमेंट्स आती हैं उनको उनको टैप करती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो डिफरेंट जो मेथडोलॉजीज हैं और स्टडीज की, तो उनको मेथडोलॉजिकली पर्सपेक्टिव में भी आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये आपके जो है वो डिफरेंट तरीकेकार है जिसके तहत आप लिटरेचर को या स्टडीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सही है। तो आप अगर बैचलर लेवल पे क्रोनोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव में भी अगर आप देखेंगे तो आपका आपके लिए बेहतर होगा। तो हमने बात की कि लिंक कैसे डेवलप करते हैं, एक स्टडी का दूसरी स्टडी के साथ लिंक कैसे डेवलप होता है। जिससे पहले मैंने बात की थी, दो मेजर चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप एग्रीमेंट्स की बात कर सकते हैं या आप डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्टडी को प्रेजेंट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा सिमिलरली दूसरी ने ये पॉइंट आउट किया, या इसी तरीके से लाइकवाइज तीसरी ने ये बात की थी, ठीक है, या कुछ और मतलब इस तरह के हम वेरिएबल शो करें, सिमिलरली, लाइकवाइज, आल्सो, अगेन, ठीक है। और ये जो है वो हम जो कंजक्शंस हैं वो यूज करते हैं कि एक स्टडी को दूसरी स्टडी से जोड़ने के लिए हमने कौन सी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। मगर जब जब अगर डिफरेंट स्टडीज जो है आप साथ में रख रहे हैं, मतलब जिस तरह मिसाल के तौर पर क्रोनोलॉजिकल आर्डर था, तो आप बताएंगे जी कि एक स्टडी ने ये कहा है मगर दूसरी ने ये कहा है, हाउएवर दूसरे ने ये कहा है। तो उसके लिए जो आप जो कंजक्शन यूज करते हैं, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, और नेवरथलेस, या इस तरह की चीजें जो है वो आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये बात जरूर होती है कि जब क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पेश करते हैं तो फिर यूं महसूस होता है जैसे आप अगर चत्तियां लगा रहे हैं ना, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप सिंपली चत्तियां लगा रहे हो, तो वो अगर उनके दरमियान में लिंक भी डेवलप करना होता है। लिंक डेवलप इसलिए करना होता है ताकि एक जो रीडर है वो उन्हें एक फ्लो महसूस करे, ये ना महसूस करे कि यार यहाँ पे एक बात और कर रहा था और यहाँ कोई जो है वो तो किसी और अंदाज में ही बात करना शुरू कर दिया है। ताकि लीडर जो है वो रीडिंग में बोर ना हो, तो मुख्तलिफ किस्म के कंजेक्शन हम यूज करते हैं। तो एग्रीमेंट्स के लिए अलग से कंजेक्शन होते हैं, और अगर एक स्टडी दूसरी स्टडी के अगेंस्ट जा रही है या उसकी डिसएग्रीमेंट में जा रही है, तो उनको जोड़ने के लिए हम हाउएवर, मोरओवर, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, और अल्टरनेटिवली, और इस तरह के जो है वो कंजेक्शन यूज करते हैं। मैंने जिस तरह आपको एक सामने आपको एक थीसिस दिखाई था, उसमें कुछ कुछ टेबल्स आपको शो की थी, ठीक है। तो ये समरी टेबल्स हैं, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो समरी टेबल्स में क्या होगा कि आप जो है वो अपनी मतलब है कि बात करेंगे, और उसमें बड़ी आसानी से आप जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, आलम शेर डिफरेंट एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट में बारे में बात ये है, एक स्टडी ऐसी होगी जो दूसरी, दो स्टडी हैं, ठीक है। किसी भी मौजू के ऊपर दो स्टडी आ रही हैं, तो एक स्टडी और दूसरी स्टडी दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है? एक ने भी कहा कि वेरिएबल ए पॉजिटिवली रिलेट टू वेरिएबल बी, और दूसरे ने भी कहा वेरिएबल ए पॉजिटिवली रिलेट्स टू वेरिएबल बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों स्टडीज के दरमियान में एग्रीमेंट है। तो आप अगर एक स्टडी को प्रेजेंट करते हैं तो साथ साथ कहते हैं लाइक वाइज दूसरे ने भी ये कहा, फलाने आलम शेर ने ये फाइंड किया, तो दूसरे जो है सवार ने भी ये फाइंड किया, तो आप लाइक वाइज या इस तरह के जो कनेक्शन है वो यूज करते हैं, ठीक है। और अगर
जो है वो चीजें आ जाती हैं, क्या नाम है, डिसएग्रीमेंट है, तो उसके लिए आप कहेंगे अच्छा, आलम शेर हैज फाउंड द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एन वेरिएबल बी, हाउएवर द स्टडी ऑफ द सवार हैज नॉट फाउंड एनी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस वेरिएबल। ठीक है, तो उसको आप फिर मतलब दोनों को आपने प्रेजेंट करना है ना, तो आप फिर उसको डिसएग्रीमेंट वाली को जो है वो इस तरीके से आप शो करेंगे। ठीक है, अगर एग्रीमेंट है तो उनके लिए आप अलग से शो करेंगे। ये है मेन तौर पर एक स्टडीज के दरमियान में लिंक डेवलप कैसे करना है, या पैराग्राफ्स के दरमियान में जो लिंक है वो कैसे डेवलप करना है। सही है, आलम शेर बात सामने आ गई। मैं आपको प्रॉपर जो एग्जाम्पल दे सकता